हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपका बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है और पेपर बेटा बहुत अच्छा हुआ होगा। मैं कुछ इस पेपर को डिफाइन करता हूँ कि किस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम कैसे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जो आपका सोल्यूशन है पेपर का। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स में हमें 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसको किस तरीके से करना है जहां पर आप लोग मैक्सिमम मार्क अचीव कर सके। बहुत से बच्चों ने फुल पेपर भी किया होगा, बहुत से बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन इनकम्प्लीट रहा होगा। तो उस तरीके से मैं हल्का हल्का हिंट देके आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो स्टेप मार्किंग किस तरीके से डिफाइन की जाती है। जैसे मैट्रिक फर्स्ट में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके इसमें 2 क्वेश्चन बना ली और 2 क्वेश्चन को बेटा सॉल्व किया हमने, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू सही आ जाती है, वाई की गलत आ जाती है, तो आपको 1 मार्क्स तक मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें रैंक को फाइंड आउट करना है। तो रैंक आप जानते हैं, नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रोज होती हैं उसको हम रैंक से डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, इस ऑपरेशन से यानी कि R2 R1 R3 का ऑपरेशन यूज करके हमने रो को जीरो कर लिया। तो देखा कि बेटा हमारे एक रो यहाँ पे नॉन जीरो आई, बाकी 2 रो हमारी जीरो हो गई। तो जितनी भी नॉन जीरो रो होंगी उसकी रैंक को डिफाइन करती है। तो इसका मतलब रैंक यहाँ पर 1 आ गई। तो इसका मतलब सीधे सीधे बेटा इसमें अगर आपने कंफर्म कर लिया रैंक अगर आपकी 1 आ गई तो आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज कोई मार्क्स में आपको नहीं मिलेगा। ओके। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसका 4 टाइम डिफरेंशिएशन हमें करना है और 6/x हमें आंसर लाना है। तो बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन हमारा हल्का सा कहीं गलत हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेक मार्क में आपको नंबर मिल जाते हैं। इससे आपने फर्स्ट और सेकंड तक डिफरेंशिएट कर लिया तो आपको 1 मार्क्स यहाँ तक इजीली मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप रिजल्ट पूरा ले आते हैं तो आपको 2 मार्क्स तो बेटा श्योर एंड शॉर्ट मिलना ही मिलना है। तो सिंपल था, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डी जो सेक्शन हमारा है, डी हमारा है आइलर थ्योरम। आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में यानी खूब अच्छी तरीके से आइलर थ्योरम को प्रिपेयर किया होगा। आइलर थ्योरम का फंडामेंटल फॉर्मूला जो था वो ये था, एक्स टू द पावर एन 5/x। यानी कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आती है तो एक्स टू द पावर एन जो है वो उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी प्रॉब्लम रूट एक्स प्लस रूट वाई टू द पावर होल पावर 5 है। तो यहां से हमने क्या किया, रूट एक्स को कॉमन लेके पावर बना ली बेटा हमने, होल पावर कितनी बन गई 5/2 हो गई। दैट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो इसमें भी कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगी। अगर आप डिग्री डिफाइन कर सकते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मार्क्स। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, ये जैकोबिन की प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना होता है हमें, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा गिवन है। हमसे पूछा गया है कि डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स वाई। तो हम लोगों ने एक जैकोबिन की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, जे इंटू जेड एस की वैल्यू 1 होती है या आई होती है ना। तो यानी इसका इन्वर्सली हम अगर उसका इन्वर्सली फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हम रिजल्ट को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेल आर थीटा ओवर एक्स वाई को निकालना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने क्या किया, इसके रिवर्स यानी कि डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा को फाइंड आउट कर लिया। तो डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं अच्छी तरीके से, डिटर्मिनेंट डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर एंड डेल वाई ओवर डेल थीटा। इसका हमने चारों का डिफरेंशिएशन बेटा यहाँ पे कर लिया बच्चों। ये डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में किया, थीटा के रेस्पेक्ट में किया, वाई को हमने आर के थीटा के रेस्पेक्ट में किया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, यहाँ पर हमने, यहाँ पर अब ये होता है कंडीशन। अब जैसे हमारा वैल्यू जो आई है आर आ गई यहाँ पर, तो आर किसकी वैल्यू आई है, डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा की वैल्यू आर आ गई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स वाई। तो उसका मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, जे जेड एस इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने दोनों को डिटरमिनेंट जैकोबिन फॉर्म में मेंशन कर लिया और जिस मेंशन करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, हमारी आर थी और इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने आर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप जैकोबिन में यहाँ बना देते हैं तो यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा और रिजल्ट दे देते हैं तो आपको 2 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, ये मैक्सिमम बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं इसको सॉल्व करने में। ये बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो बीटा गामा फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे बहुत से बच्चों को बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला ही मालूम नहीं होगा तब भी वो 1 नंबर गेन कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हमने एक्स क्यूब को कैलकुलेट कर लिया, 8 cos² थीटा कर लिया। क्योंकि बेटा इसलिए किया हमने क्योंकि एक्स क्यूब हमें यहाँ पर 8 cos का थीटा हो जाएगा, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos का थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। तो बीटा गामा फंक्शन में मेन प्रॉब्लम, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करो तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक जनरेट होता चला जाता है।
तो एक्स क्यूब ऐड किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया, एक्स निकाला तो हमें डीएक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया बोथ साइड, जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में हम लोग करते हैं। तो डीएक्स की वैल्यू होगी -4/3 cos टू दी पावर -3/2 1/3 और sin थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम लेट करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं। तो बेटा एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 0, तो cos थीटा 0, थीटा दैट इज π/2। तो लो लिमिट इसकी π/2 हो गई, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट बेटा हम जब 2 पुट करेंगे तो ये 8, तो 8 इज इक्वल टू 8 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा यानी cos थीटा 1 का मतलब cos हो गया 0, तो थीटा की वैल्यू होगा 0, तो लिमिट इसकी π/2 से 0 हो गई। तो ये सब वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, जो जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया इस वैल्यू को पुट आउट किया हमने, और इसको सिंप्लीफाई करते करते हम लोग यहाँ पर आ गए। तो ये माइनस कहाँ गायब हो गया, आपको डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी मालूम है, माइनस लगा के हम लिमिट को चेंज कर देते हैं। तो माइनस इसलिए चला गया क्योंकि π/2 से 0 था, 0 से π/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई बेटा करते चले गए यहाँ पर हम लोग, और सिंप्लीफाई करते करते यहाँ पर आ गए। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी गामा फंक्शन की। आपको पता भी होगा कि 0 से π/2 sin टू दी पावर m थीटा cos टू दी पावर n थीटा डी थीटा का फॉर्मूला होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे बेटा इसमें स्टेप मार्किंग तुझे है कि जो बच्चे करते हैं या तो फुल एंड फाइनल आंसर आ जाता है या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो मोस्टली आप फुल करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इसमें सिंगल मार्क्स मिलने का जहां तक मेरी कोशिश है, अगर आप फॉर्मूला भी मेंशन कर देते हैं तो यहाँ पर उसको 1 नंबर दे देना चाहिए, है ना, अदरवाइज आंसर आने पे तो फुल मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से बेटा मैंने सेक्शन ए आपको प्रिपेयर करके दिया है, इसमें स्टेप मार्किंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये पूछा है कि जो कर्ला वेक्टर एफ है वो इरोटेशन किस कंडीशन में होता है। तो कोई भी वेक्टर एफ है हमारा, अगर वेक्टर एफ अगर हम मान लें f1i प्लस f2j प्लस f3k, और इसका बेटा जब हम लोग क्या करेंगे कर्ला वेक्टर एफ निकालेंगे, तो कर्ला वेक्टर एफ का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, डेल क्रॉस वेक्टर एफ होता है, और डेल को ओपन करते हैं इस तरीके से हम लोग, यानी कि आई जे ओके यहाँ पर हो गया, ये हो गया डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और इसको क्या मानेंगे, ये f1 हो जाएगा, ये f2 हो गया, और ये हो गया f3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो 0 आने कंडीशन क्या हो गई कि कर्ल ऑफ जो वेक्टर f होगा दैट विल बी 0। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि वेक्टर हमारा इरिटेशन किस कंडीशन में होगा। तो इरिटेशन होने कंडीशन क्या है कि कर्ल ऑफ वेक्टर एफ यानी कि डेल क्रॉस एफ की वैल्यू अगर 0 आती है, तो उसमें स्टेप मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 0 इस तरीके से होता है, अगर आप डेफिनेशन भी मेंशन कर देंगे तब भी हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सेक्शन बी हमारा है बेटा, सेक्शन में मैंने सॉल्व किया था, आपको बताया था किस तरीके से आपको आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसकी स्टेप मार्किंग कैसे कैसे होगी। वैसे सेक्शन बी है, इसमें हमें जो है वो 3 क्वेश्चंस करने थे, जिसका एक क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का है। मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमारी कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल लीनियर फॉर्म की है, जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लेते हैं बेटा, हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ए कॉलन बी की फॉर्म में यहाँ तक बना लेंगे हम, तो हमें 1 नंबर मिल जाता है बच्चों, है ना। उसके बाद क्या कि उसको सॉल्व करके हम लोग अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बना लेते हैं इस तरीके से। अगर आपके अपर लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ तक आपको 2 नंबर हम बहुत इजीली मिल जाते हैं बच्चों, है ना। तो 2 1 3 मार्क्स तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के मिल जाते हैं। नो सोल्यूशन अगर आपने जस्टिफाई कर दिया तो यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन अगर आपने बता दिया तो यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन बता दिए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन की कैटेगरी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नंबर वाइज। अब इसमें यूनिक सोल्यूशन में क्या करा आपने, जिसकी रैंक 2 और 3 आ रही हो तो वो उसमें कोई बात नहीं है, आपने जिस तरीके से निकाला हो बेटा इसको सॉल्व किया हो, तो हमने इसको 0 कर लिया, इसको 0 कर लेते तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रो को देखते हैं हम लोग नॉन जीरो होती हैं, और इसको हमने 0 नहीं किया तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1 2 3, इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 और 3 जब इक्वल नहीं होंगे तो वहां पे नो सोल्यूशन होता है, जब नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल और रैंक इक्वल नहीं आती है, तो है ना। थर्ड सेकंड कंडीशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, यूनिक सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि रैंक ए और रैंक बी या रैंक सी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो यूनिक है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू सिंगल सिंगल आएंगी। तो उसके लिए क्या किया बेटा हमने,
उसके लिए ये जीरो नहीं होगा, इसको जीरो कर लो, या ये जीरो नहीं करोगे तो उसको जीरो, मतलब इसको जीरो हमें करना पड़ेगा। ये जीरो नहीं होगा अगर, है ना, अगर ये जीरो नहीं होगा तो रैंक इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और सी की रैंक भी, इस पूरे को हम सी रिप्रेजेंट करते हैं, इन इस पूरे मैट्रिक्स को हम सी कहते हैं और इस पार्ट को हम लोग ए कहते हैं। तो इसका मतलब इसको हमने जीरो नहीं किया और इसको जीरो हमने कर लिया, क्योंकि देखो बेटा दोनों कंडीशन में हमें एक की वैल्यू निकालनी है, या तो लैम्डा निकले या म्यू निकले। तो इसलिए हम दोनों को ये नहीं कर सकते दोनों इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया, एक को जीरो कर लिया, एक को जीरो नहीं किया, तो रैंक इक्वल नहीं आई, तो नो सोल्यूशन हो गया। यूनिक सोल्यूशन कब हुआ, जब हमने इसको जीरो नहीं कहा और इसको जीरो कहा, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 हो गई और टोटल रैंक 3 हो गई। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू 5/2 आ गई। अब थर्ड में क्या करते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या, वो दोनों को जीरो कर दिया। तो दोनों को जीरो करेंगे तो रैंक ए भी बेटा हमारी 2 हो जाएगी और रैंक सी भी हमारी 2 हो जाएगी। तो रैंक ए और सी जब दोनों 2-2 हो जाएंगे, और अननोन वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब अननोन वेरिएबल हमारे 3 है और रैंक ए और रैंक सी हमारी 2-2 आ रही है। तो रैंक तो इक्वल आ गई, लेकिन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से कम आती है, तो दैट इज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज हम लोग नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें हम लोग, थर्ड में हमने क्या बताया आपको, थर्ड में हमारा जो है वो हमें एन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो बेटा एन डेरिवेटिव की हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके देखो थोड़ा सा सेट करके यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पर आने के बाद इसका तो एन डेरिवेटिव हम जानते हैं, देखो ये होता है, राइट, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का एन डेरिवेटिव निकालते हैं, तो -1 टू दी पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए टू दी पावर n प्लस वन होता है। तो इसका तो हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो इसका तो एन डेरिवेटिव नहीं, ये निकाल दिया, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेटा इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कैसे करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1/2 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1/3/2 हो जाएगा, है ना। तो एक बार x की वैल्यू 1/2 रख के निकालते हैं और x की वैल्यू -3/2 रख के निकालेंगे। तो मतलब ओवरऑल इसका जो एनर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो इसी फॉर्म में आएगा, यानी कि x 1 अपॉन एक्स माइनस 1/2 का निकालेंगे हम, तो -1 टू दी पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1/2 की होल पावर ऑफ n प्लस वन, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा इसका निकाल लेंगे। तो इस तरीके से स्टेप मार्किंग में क्या होगा, आप जो जो फॉर्मूले पुट करोगे, जैसे आपने ब्रेक किया तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, आपने इसका डेरिवेटिव निकाली तो यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। वैसे इसको सॉल्व किया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए, 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, और आप इसका आंसर दे देते 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, इस तरीके से क्वेश्चन का बैप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमें, ये हमारा एक्स बाई की फॉर्म में है, एक्स का बाई प्लस 3y माइनस 2, यानी कि हमें टेलर सीरीज लगानी है 2 वेरिएबल्स की। तो इसका अगर हम फार्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो जो मैंने फार्मूला लिख दिया आपके लिए यहाँ पर, है ना, ये पूरा फार्मूला मेंशन किया हुआ है बेटा यहाँ पर। तो इस फार्मूले में हमें थर्ड डिग्री तक जाना है, तो यानी कि हमें यहाँ तक 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आप क्वेश्चन में सिर्फ फार्मूला मेंशन करते हैं तो 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब इस फार्मूले के यहाँ पर जो जो डेरिवेटिव है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू निकाल दी, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, y का फर्स्ट डेरिवेटिव किया इस फंक्शन का, और इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव किया। सब वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, यानी डेरिवेटिव हम जितने भी निकाल लेते हैं उसको 2 से 3 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, ठीक है बच्चों। और उसके सोल्यूशन पुट करते हैं तो 2 नंबर यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके सोल्यूशन को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो स्टेप मार्किंग में ये है कि क्वेश्चन की डिमांड उसके फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। अगर आपने फॉर्मूला सही मेंशन कर दिया, क्योंकि 7 मार्क्स की प्रॉब्लम है, अगर आपने फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से लिखा तो यहाँ पे 2 to 3 मार्क्स मोस्टली एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे देता है, ठीक है बच्चों। वैसे उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उस हिसाब से स्टेप मार्किंग बेटा बढ़ती चली जाती है। लास्ट में अगर आंसर पुट कर देंगे आप तो 2 मार्क्स कंप्लीट सोल्यूशन में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से 7 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, ये चेंज ऑफ ऑर्डर की प्रॉब्लम है। अब चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किस किस की रेंज है। तो जैसे मैंने बताया था क्वेश्चंस में, ये रूट ax टू a है ना, तो ये बाई की रेंज हो गई, तो ये बाई की तो ये x की होगी। तो सबसे पहले तो इसको जस्टिफाई किया हमने कि इसकी रेंज क्या बता रही है। तो इसकी रेंज बताती है, ये एक्स वाई की रेंज बता रही है कि ये x की टर्म हो गई और ये बाई की हो गई। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 to 4 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि मेन बात जो होती है इसका डायग्राम की होती है बच्चों, चेंज ऑफ ऑर्डर की, है ना। तो इसका जो एक्चुअल ग्राफ ये बन के आया है ना, अब इसका हमें ऑर्डर को रोटेट करना है, यानी कि इस फॉर्म में लाएंगे, यानी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आएंगे तो यहाँ पर आ गए। तो 1 नंबर यहाँ पर, यानी 4 से 5 नंबर यहाँ मिल जाते हैं।
हर हालत में, यानी कि अगर आप चेंज ऑफ ऑर्डर शिफ्ट कर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों। तो हमने वो करके भी दिखाया है आपको, है ना। तो फर्स्ट वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। अब इसकी रेंज चेंज हो जाएगी, जो रेंज एक्स की थी वो वाई की हो जाएगी, जो वाई की थी वो एक्स की हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमने सॉल्व भी किया है बेटा इसको। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसको कंप्लीट सोल्यूशन भी निकालो, तो उसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो यहाँ पे 3 मार्क्स तक आपको मिल जाते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन करके दिया भी यहाँ पर आपको, आप इसके सोल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं। तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 इसका आंसर आ रहा है। तो 3 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम पर डिपेंड करता है, अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया है तो 4 to 5 मार्क्स तक एग्जामिनर आपको दे देता है। क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा, उसके डायग्राम को प्लॉट करना होता है, उसके ऑर्डर को चेंज करना होता है। अगर आपने दोनों यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिए हैं तो मैं समझता हूँ 5 मार्क्स तक आपको बहुत आसानी से दे देता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ई है। इसमें हमसे क्या पूछा है, डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछा है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट डेल फाई। डेल फाई तो हम लोग निकाल लेते हैं इसी से, इससे डेल फाई को निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद पूछता है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल फाई टू द मैग्नीट्यूड, या मॉडुलस कह सकते हैं। यहाँ पे बेटा एफ है, अच्छा, क्योंकि फंक्शन हमें दे रखा है जो। तो यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे हमें। अब ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालेंगे, डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई, तो यानी डेल फाई निकालेंगे तो डेल फाई तो ये निकाल लिया यहाँ से हमने, तो 1 नंबर बेटा यहाँ मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 4 नंबर जो हो गए, उस आंसर में पुट करेंगे तो 3 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वो आपके पूरे, आपके जो क्वेश्चन सेक्शन बी है उस सेक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया है कि हमें ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। अगर आप फार्मूला पुट कर देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में फार्मूला अगर रख देते हैं तो 2 मार्क्स तक फार्मूले में आपको मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट मैं सेक्शन सी भी आपको जल्दी बना के भेजता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।